हिसाब दिल रहने दो। फर्स्ट एपिसोड। सर, प्लीज़ इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। ये फ़ाइल आज ही बैंक भिजवानी है। मैनेजर साहब का फ़ोन आया था। इसने आरफीन शराजी को फ़ोन बंद करते देखकर फ़ौरन ही अपना काम कहना शुरू कर दिया था और साथ ही फ़ाइल इसके सामने टेबल पर रख दी थी। उसने फ़ाइल उठाकर चेक की और फिर पेन का कैप हटाकर फ़ाइल पर साइन भी कर दिए थे। और कुछ वो डायरेक्ट इसके चेहरे को देखते हुए पूछ रहा था। जी सर, मिसेस हमदानी ने ये फैक्स भेजा है। इसने दूसरी फ़ाइल खोलकर फैक्स भी इसके सामने रख दिया था। मेरे इस फैक्स के मुतालिक मिसेस हमदानी से बात हो चुकी है। आप रशीद साहब से कहकर इनकी फ़ाइल कंप्लीट करवा दें। आजकल मिसेस हमदानी काफ़ी उजलत पसंद हो रही हैं। काफ़ी जल्दी मचा रखी है उन्होंने। सर, मैं कल ही इनकी फ़ाइल कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब अपना काम शुरू कर सकते हैं। ओह, ये तो और भी अच्छी बात है। आप फ़ाइल मेरे रूम में भेज दें, मैं देख लूँगा। जी सर, अभी भेज देती हूँ, वो तेज़ी से बोली थी। ओके, वो आहिस्तेगी से बोला था। क्या अब मैं जा सकती हूँ? वो जाने के लिए पड़ तोड़ रही थी। वो किसी सोच में गुम सिर्फ सर ही हिला सका था और वो तेज़ी से पलट गई थी। और वाह, रुको, मेरी बात सुनो। अपनी सोच अपने ध्यान से निकलते ही इसने बिसाख्ता और वाह को पुकारा था और इसका हाथ हैंडल घुमाते घुमाते थम गया था। जी सर, इसने पलटकर इंतहाई नॉर्मल से अंदाज में पूछा था, लेकिन अब वो खामोश हो चुका था कि क्या कहे, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ था मगर कहने का सही वक्त नहीं था। क्या अब मैं जा सकती हूँ? इसने दोहरा कर पूछा था। नहीं, बैठो यहाँ। इसने आप को तुम में बदलते हुए कुर्सी की सिमत इशारा किया था। सर, मेरी टेबल पर इस वक्त काफ़ी सारा काम अधूरा पड़ा है, सो प्लीज़ लेट मी गो। वो बेसाख्ता संजीदा और दो टोक से लहजे में कह रही थी और उसके अंदाज पर लब भेजते हुए खुद को कंट्रोल करता अपनी चेयर धकेल कर इसके मुकाबले खड़ा हुआ था। और वाह, तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि जिस हकीकत से तुम दामन चुरा रही हो, नज़रें चुरा रही हो, मैं इस हकीकत को हर जाविये से, हर लिहाज से कबूल कर चुका हूँ। आरफीन शराजी का लहजा काफ़ी मजबूत था। कौन सी हकीकत सर? वो बेहद अजनबियत और लाताल्लुकी का मुजाहरा कर रही थी। तुम अच्छी तरह जानती हो। और वाह, प्लीज़ इस तरह बात मत करो। आरफीन के लहजे में पल में थकन उतर आई थी। सर, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ है वो एक ड्रामा था और इस ड्रामे में दो कैरेक्टर थे, और वह हयात और आरफीन शराजी। और इन दोनों कैरेक्टर्स का अपने आप पर कोई इख्तियार नहीं था। इनका तमाम दारोमदार इख्तियार उस ड्रामे की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के हाथ में था, यानी ज़ुएला शराजी एंड राबिया शराजी के हाथ में। और अब जब इस सोप सीरियल का इख्तिताम हो चुका है तो आप इसे रिपीट क्यों करना चाहते हैं? एक ड्रामा एक ही बार हिट होता है, बार बार रिपीट करने से नहीं। प्लीज़ भूल जाए इस बात को कि जो हुसरा वो हकीकत थी, बल्कि इस बात को जहन में रखें कि जो हुआ वो ड्रामा था। एक ड्रामा ख़त्म हो तो दूसरे ड्रामे की तैयारी की जाती है। प्लीज़ आप भी किसी नए ड्रामे पर तवज्जो दें और फिर से तैयारी शुरू कर दें। उर्वा ने काफ़ी नपे तुले और खड़े खड़े लफ्ज़ों में से अपनी अहमियत और दायरा समझा दिया था, जिस पर चंद सेकंड्स के लिए आरफीन शराजी कुछ भी न कह पाया था। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुमने क्या सोचा इस सारे किस्से के बारे में? आरफीन को समझ नहीं आ रहा था कि उर्वा को कैसे समझे और उसे कैसे समझाए। शायद इनकी कैफियत, तासुरात और जज्बात इस मुकाम पर थे जहाँ लफ्ज़ों का दायरा और इजहार का पैराहन भी कम पड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह आरफीन शराजी ठीक से इजहार नहीं कर पा रहा था और उर्वा इसके एहसास को समझ नहीं पा रही थी और इसी बात पर वो झुंझला उठता था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ उर्वा, कि तुम खुद क्या चाहती हो? आप मुझे बार बार डिस्टर्ब करना छोड़ दें, वो तेज़ी से बोली थी। और जब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी सुकून से आड़ी हो चुकी है। क्या इसका एहसास नहीं है तुम्हें? वो बेबसी से मुठ्ठियाँ भेजता, दबे लहजे में जैसे भिपड़ रहा था। सर, आप अपने ज़ाती मामलात में मुझे मत घसीटा करें। मैं आपकी पीए हूँ। मेरा ताल्लुक़ आपके कारोबार, आपके ऑफिस और आपके दीगर कामों से है। आपकी ज़ात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और प्लीज़ वक्त बे वक्त कोई ड्रामा क्रिएट करने से पहले ये सोच लिया करें कि ऑफिस है, आपका बेडरूम नहीं। शट अप उर्वा, जस्ट शट अप। आरफीन शराजी का हाथ उठा, लेकिन फिर इसने अपने हाथ को फ़िज़ा में ही रोक लिया था। तुमसे बात करने के लिए मुझे किसी ऑफिस, किसी बेडरूम की हुदूद की ज़रूरत नहीं है। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे तुमसे बात कर सकता हूँ, वो काफ़ी गज़बनाक लहजे में कहता दरवाजे को ठोकर मारता हुआ उर्वा से पहले ऑफिस से बाहर निकल गया था। और उर्वा पहली बार इसका इस कदर शदीद गुस्सा और जज्बाती अंदाज देखकर चुप की चुप रह गई थी। ये इसके गुस्से की इंतहा ही थी शायद कि वो आज इस पर हाथ उठा बैठा था। बेशक
ये थप्पड़ इसके चेहरे पर नहीं पड़ा था, मगर इस थप्पड़ का एहसास आरफीन को भी हो गया था और उर्वा को भी। नेक्स्ट सीन। अस्सलाम वालेकुम। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही हमेशा की तरह ज़रा ऊंची आवाज़ में सलाम किया था और बाबाजान ने चौंक कर इसकी सिमत देखा था। वो काफ़ी ढीले ढाले अंदाज से ब्रीफ केस सोफ़े पर डालकर टाई की नॉट खोल रहा था। थक गए हो? इसके सलाम का जवाब देकर वो पूरी तरह इसकी सिमत मुतवज्जा हुए थे। शायद, वो बेहद आहिस्तगी से बोला था और सोफ़े की बैक से पुश्त टिकाकर पलकें मूंद ली थी। आरफीन, तुम अपने अंदर का हाल क्यों नहीं बताते? सुबह घर से ऑफिस के लिए निकलते हुए बहुत ताज़ेदम ज़िंदगी से भरपूर होते हो, लेकिन वापसी पर एक हारे हुए ज्वारे की तरह नजर आते हो। मुझे बताओ, आखिर तुम क्या चीज़ हार कर घर आते हो? ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें खुश नहीं रहने देती? पहले तुम्हारी औलाद नहीं थी, लेकिन तुम खुश रहते थे। अब अल्लाह ने ये कमी भी पूरी कर दी है। तुम्हें चांद से बेटा दिया है, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो। क्या वजह है आखिर? बाबाजान हाथ में पकड़ी किताब एक साइड पर रखते हुए अपनी गहरी निगाहों से इसका बगौर जायज़ा लेने लगे थे, जबकि आरफीन के दिल में एक सर्द लहर उठी थी। बाबाजान, आपकी ख्वाहिश और अपनी माँ की ज़िद ने ही तुम मुझे इस कदर हारने पर मजबूर किया है। अब मैं अपने इख्तियार में नहीं हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आप लोगों में से किसको दोष दूँ? कौन मुजरिम है मेरा? आप लोग या फिर मैं खुद? इसने बेबसी से सोचा था। आरफीन, बोलो, क्या हार के आए हो? बाबाजान इसे खोजना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी, अपना दिल। वो बहुत ही ठहरे हुए लहजे में आहिस्तगी से बोला था और बाबाजान इसके जवाब पर उलझ के रह गए थे। शक तो इन्हें पहले से था, अब वह इनके शक को यकीन दे रहा था। तुम्हारा मतलब है तुम अपनी ज़िंदगी यानी अपना सब कुछ हार के घर आए हो? उन्होंने बाकायदा दोहरा कर पूछा था। हाँ, शायद यही कहा है। आरफीन ने आंखें खोलकर छत से लटकते बेहद खूबसूरत और बेशकीमत फानूस को देखते हुए जिस लहजे में कहा था, बाबाजान को और भी बेचैनी लग गई थी। हमारा तो ख्याल था कि तुम्हारी ज़िंदगी इस घर में होती है। तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारा सब कुछ तो यहाँ है। फिर बाहर तुम्हारी ज़िंदगी। उन्होंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी थी। यहाँ इस घर में मेरी ज़िंदगी नहीं, बल्कि ज़िंदगी के चंद हिस्से रहते हैं, जबकि मेरी पूरी ज़िंदगी और ज़िंदगी का हासिल इस घर से दूर है। मैं अपनी ज़िंदगी को और ज़िंदगी के तमाम हिस्सों को यकजा करना चाहता हूँ, एक जगह रखना चाहता हूँ। मैं एक मुकम्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ बाबाजान, लेकिन मुझसे ऐसा हो नहीं पा रहा है। मुझसे मेरी ज़िंदगी के हिस्से सिमट नहीं पा रहे, बल्कि और भी बिखर रहे हैं, और इनके साथ साथ मैं भी बिखर रहा हूँ। मुझ पर क्या बीत रही है मैं बयान नहीं कर पा रहा। मैं बेबसी की इंतहा पे हूँ इस वक्त। वह इस तरारी अंदाज में कहता सोफ़े से खड़ा हो गया था। दोनों हाथ अपने बालों में फंसा लिए थे। इसकी बेचैनी और बेबसी एक एक हरकत से आया थी। कोई नाम भी तो होगा तुम्हारी ज़िंदगी का? बाबाजान के सवाल पर वो बुरी तरह चौंक गया था, और जब एहसास हुआ कि वो किसके सामने खुल रहा है तो अपने आप को इस संगीन हिमाकत से रोक लिया था और अपनी कैफियत कंट्रोल करने लगा था। हानी कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। वो बड़ी महारत से बात बदल गया था। आरफीन, हमने कुछ और पूछा है, बाबाजान ने जोर देकर कहा था। वो सब भी होता रहेगा बाबाजान, अभी मैं उससे तो मिल लूँ। रोज़ वो यहाँ ही होता है ड्राइंग रूम में, लेकिन आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं अभी आता हूँ, उसे देखिए। आरफीन ने वहाँ से निकलने में 3 सेकंड्स का वक्त लिया था और बाबाजान अपने पोते की दोहरी शख्सियत के पुरसे जोड़ते मिलाते रह गए थे। वो बहुत दिनों से इस पर गौर कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ आके नहीं दिया था। हालांकि कभी कभी आरफीन का खुद दिल चाहता था कि वो सब कुछ बाबाजान के सामने बयान कर दे, अपने दिल के नहा खाने में छुपे तमाम अच्छे बुरे राज इनके हुजूर खोल के रखते, मगर हौसला करते करते फिर से हिम्मत हार जाता था। सिर्फ ये सोच कर कि सब कुछ जान लेने के बाद न जाने उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, वो कौन सा फैसला करेंगे और क्या सोचेंगे। क्या सबने इनको धोखा दिया? बेटा इनका अपना नहीं बन सका तो क्या पोता भी इनका नहीं बन पाया था? इनके पास सारी ज़िंदगी का सरमाया, सारी ज़िंदगी का क्या असासा था? सिर्फ और सिर्फ आरफीन शराजी, और ज़िंदगी के एक मकाम पे वो भी इनको धोखा दे गया था। और यही सब कुछ सोच कर वो अपने आप को कुछ भी कहने से रोक लेता था। अभी भी इसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका था और बात टाल दी थी। नेक्स्ट सीन। वो कमरे में दाखिल हुआ ही था कि बीबीजान ने फ़ौरन हाथ के इशारे से इसे कुछ भी बोलने से रोक दिया था। गोया हानि अभी अभी सोया था। वो एक हाथ से इसे थपकते हुए सुला रही थी। अस्सलाम वालेकुम।
इसने बेहद आहिस्तगी से करीब आकर सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। उन्होंने भी आहिस्तगी से ही जवाब दिया था। ये ठीक तो है? इसने हानि की सिमत इशारा किया था। हाँ, अल्लाह का शुक्र है ठीक है। ये बस नींद के लिए रो रहा था, इसीलिए सुलाया है। बेबी जान ने 6 माह के हानि को प्यार भरी नज़रों से देखा। वो नरम गर्म बिस्तर पर नरम सी करवट लिए सो रहा था। सोहेला कहाँ है वो? आरफीन को बीवी का ख्याल आया। जहाँ होती है, बेबी जान ने तरीके से कहा था और आरफीन चुप सा हो गया था। वो जिन चीज़ों जिन कामों में कसूरवार नहीं भी था, इनके लिए भी मुजरिम हो जाता था। अच्छा बेटा, तुम कपड़े तब्दील करके आओ, तब तक हम खाना लगवाते हैं। बीबी जान बेड से उतरते हुए बोली। दूध पिया है इसने? आरफीन ने बेड के करीब आते हुए पूछा था। जाहिर है बेटा, ये दूध पीकर ही सोया है। दूध के बगैर गुजारा है इसका? वो खुशगवार लहजे में बात करके आरफीन की फ़िक्र मिटा रही थी। वो बेड के करीब खड़ा हानि के चेहरे को बगौर देख रहा था। आंसुओं की नमी से इसकी पलकें झुरी हुई थीं। वक्फे वक्फे से इसके मुंह से हल्की सिसकियाँ भी निकल रही थीं। यानी वो काफ़ी देर तक और काफ़ी शिद्दत से रोता रहा था। मैं इसको बेडरूम में ले जाता हूँ। वो झुककर से उठाने लगा था। अरे अरे, जाग जाएगा। इतने मुश्किल से सुलाया है अभी। पगले, इसे कोई तंग कर रहा है यहाँ। बीबी जान ने बड़ी तेज़ी से आरफीन का बाजू पीछे हटाया। देखो, थके हुए आए हो, जाकर कपड़े तब्दील करो और खाना खाओ आकर। मैं भी आ रही हूँ। वो लहजा बदल कर बोली तो आरफीन खामोशी से पलट कर चला गया और थोड़ी देर बाद वो बीबी जान और बाबा जान के साथ बैठा खाना खा रहा था। लेकिन इसका ध्यान बार बार सोहेला की तरफ जा रहा था, जो हानि की ज़रा सी भी परवाह किए बगैर इस वक्त न जाने कहाँ रंगरलियाँ मना रही थी। और हानि तो दूर की बात, इसने अब आरफीन की थोड़ी बहुत परवाह करना भी छोड़ दी थी। पहले सारी ज़िंदगी इसने माँ की लापरवाहियाँ देखी थी और अब माँ के साथ साथ बीवी की अय्याशियाँ भी देखना पड़ रही थी। किस्मत का चक्कर ही कुछ ऐसा था कि वो चाह कर भी इनसे दामन नहीं छुड़ा पा रहा था, क्योंकि अगर इनसे दामन छुड़ा लेना इतना आसान होता तो आज वह इस नौबत को ना पहुंचता, जहां वो सुकून भी गंवा बैठा था और जहां वो बीबी जान बाबा जान के साथ साथ अपने ज़मीर का और अपनी बेटी का भी मुजरिम था। नेक्स्ट सीन। तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली अभी तक? घर की हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इतनी तंगी हो रही है आजकल। इसको ऑफिस के लिए तैयार होते देखकर भाभी ने ज़रा बेसारी से कहा था और वह अपने लंबे बालों की चोटी बनाते बनाते लम्हा भर को रुकी थी और भाभी का कोफ्ते ज़दा चेहरा देखा था। यकुम आज ही भाभी, इसने नपे तुले मगर कुछ खफगी भरे अंदाज से जवाब दिया था। अच्छा, मैं तो समझी थी कि कल यकुम थी। खैर, वापसी पर तनख्वाह मिले तो मेरी ये मेडिसिन ले आना। रात को थकन से नींद नहीं आई और बीपी भी हाई हो जाता है। उन्होंने झट अपनी लिस्ट थमा दी थी और उर्वा अपना बैग उठाकर बाहर निकल आई थी। सोने तैयार है? इसने पलटकर भाभी से पूछा था। हाँ तैयार है। इसके टीचर से कहना है कि कल किसी बच्चे ने सोनिया को मारा था। इसके गाल पर अभी भी निशान है, ये देखो। भाभी ने सोनिया को पकड़कर सामने किया था। तो आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया था? और वह सोनिया को करीब से देखकर तरफ गई थी। इसके गाल पर सुर्ख निशान बहुत वाज़ेह दिखाई दे रहा था। मैं अभी बात करती हूँ टीचर से। और वह सोनिया की उंगली थामे दरवाज़ा अबूर कर गई थी। सोनिया का स्कूल इनके मोहल्ले से इतना दूर नहीं था और वह रोज़ाना ऑफिस जाते हुए सोनिया को स्कूल छोड़ते हुए जाती थी और वापसी पर सारा इसको ले आती थी। 5 साला सोनिया, जो अभी प्रेप में अपनी ज़बान अपने अल्फाज के उतार चढ़ाव दुरुस्त कर रही थी, सब घर वालों को ही बहुत प्यारी लगती थी और वह और सारा भी बेहद प्यार करती थी। और प्यार तो इन्हें 1 साल उम्र से भी था। वो भी अपनी तोतली ज़बान से पुप्पो कहकर दिल मोह लेता था और वो बहनें निसार हो जाती थीं। सोनिया की टीचर से बात करते करते वो ऑफिस से लेट हो चुकी थी। जब ही बहुत उजलत में वो ऑफिस पहुंची थी और सीढ़ियां चढ़ते हुए वो बुरी तरह किसी से टकराई थी, लेकिन एक मजबूत हाथ ने जिस मजबूती से इसे बाजू से पकड़कर गिरने से रोका था, वह इस गिरफ्त और इस हाथ के मजबूत लम्स से पहचान गई थी कि इसे सहारा देने वाला कौन है। आई एम सॉरी सर, वो फ़ौरन संभल कर बोली थी, जबकि आरफीन ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी थी। कितने मिनट लेट हैं आप? जी 40 मिनट। उसने सर झुका लिया था। ऑफिस के रूल्स के मुताबिक 15 मिनट लेट होने वाले वर्कर को छूट दी जा सकती है। इतना ज़्यादा लेट होना काबिल कबूल नहीं हो सकता। आरफीन ऑफिस टाइमिंग के मुतालिक इतना सख्ती से पेश आता था कि इसका कोई भी वर्कर कभी लेट नहीं होता था, क्योंकि वो सबके सामने झाड़ के रख देता था, जैसे इस वक्त उर्वा के साथ हुआ था। आई एम सॉरी सर, मुझे अपने भतीजी के साथ इसके स्कूल जाना पड़ गया था, इसलिए लेट हो गई थी। वो अपने सामने खड़े तफ्तीशी ऑफिसर को सर झुकाए जवाब दे रही थी। कम से कम आपको मुझसे पहले ऑफिस में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि आप मेरी पीए हैं, मैं नहीं, और यही इस जॉब की डिमांड है। अंडरस्टैंड? यस सर। इसने आस्तीगी से सर हिलाया था। ओके,
अब आप जा सकती हैं। वो सीढ़ियों की सिमत इशारा करते हुए रास्ते से हट गया था और वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। हेलो मिस उर्वा हयात, कैसी हैं आप? अभी वो अपनी सीट पर आकर बैठी ही थी कि कहीं से अहमद अंसारी टपक पड़ा था। अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं, वो इंतहाई लापरवाही से कहती अपनी टेबल के दराज का लॉक खोलकर ज़रूरी फाइल्स निकालने लगी थी। सुबह सुबह बॉस ने अच्छा नहीं किया, कम से कम आपको अंदर तो आने देते, वहीं सीढ़ियों पर ही क्लास लेना शुरू कर दी। अहमद अंसारी हमदर्दी जता रहा था, लेकिन उर्वा ऐसी किसी भी हमदर्दी को खातिर में नहीं लाती थी। वह एक बाशऊर और समझदार लड़की थी। वह हमेशा वही करती थी जो इसके लिए फ़ायदेमंद होता था, जो इसके लिए ना सही लेकिन इसके घर वालों के लिए अच्छा होता था, और जो इसके दिलो दिमाग को मुनासिब लगता था। गलती मेरी ही थी, मैं लेट आई थी, हालांकि मुझे ऑफिस रूल्स की खबर भी थी। फिर भी ये कोताही कर बैठी थी और सर का हक बनता है कि वह अपने वर्कर्स की गलती, इनकी कोताही पर इन्हें डांट सके, क्योंकि वो हमें इस वक्त का पैसा देते हैं। वक्त के ज़िया पर नुकसान इन्हीं का होता है, हमारा नहीं। उर्वा ने एक मजबूत सी दलील देकर अहमद अंसारी की बोलती बंद कर दी थी, जो इस ऑफिस में जॉब करने के लिए नहीं बल्कि अपने शौक़ की तकमील के लिए आता था। वो काफ़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और आरफिन शराजी के जानने वालों में से था। इन्हीं की सिफारिश पर इसने इसे जॉब दे रखी थी, वरना अहमद अंसारी का होना न होना बराबर ही था। ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि आप एक समझदार खातून हैं। आप हर एक का ज़ाविया नज़र समझती हैं, सिवाय। इसने बात अधूरी छोड़ दी थी, जिस पे उर्वा ने सर उठाकर जिन नज़रों से देखा था वो गड़बड़ा कर वहाँ से उठने पर मजबूर हो गया था। वैसे मिस उर्वा हयात, इंसान को इतना रूड भी नहीं होना चाहिए कि वो 2 मिनट किसी से बात भी ना करे। अहमद अंसारी की बात पर वो खोल उठी थी। मिस्टर अहमद अंसारी, ये वक्त बातों का नहीं, काम का होता है। मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप काम के अलावा कुछ नहीं जानती। आपके पास काम के लिए वक्त है, मगर अपने आसपास बिखरे इंसानों के लिए ज़रा सा भी टाइम नहीं। अहमद अंसारी बेहद संजीदा लहजे में बोल रहा था। मेरे पास इसलिए किसी और काम के लिए वक्त नहीं होता क्योंकि मैं आपकी तरह शौकिया जॉब नहीं करती। ये जॉब, ये काम मेरी ज़रूरत है। मुझे तनख्वाह मिलती है, वक्त की पाबंदी करना और ऑफिस के रूल्स के मुताबिक चलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं अगर ठीक से काम नहीं करूँगी तो मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी, और तनख्वाह ना मिली तो मेरी मजबूरियाँ हल नहीं होंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरी ज़िंदगी और मेरी जॉब टाइमिंग में मुदाखलत ना करे। उर्वा का लहजा बेइंतहा सख्त था। वो हद से ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। इससे बार बार लोगों का इसकी सिमटे हुए ज़ात को कुरेदना और बिखेरना बहुत बुरा लगता था। वो चिढ़ जाती थी। अहमद अंसारी पल भर के लिए कुछ कह ही ना सका था, क्योंकि वो सच ही तो कह रही थी। शौकिया जॉब करने और मजबूरी के तहत काम करने में बड़ा फ़र्क था। अहमद अंसारी काम ना भी करता तो इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ सकता था। वो जॉब से हाथ धोकर भी रिलैक्स रहता, जबकि उर्वा जॉब से हाथ धो बैठती तो यकीनन इसके घर वालों को फाकी करना पड़ जाते। इसीलिए इसे काम की फ़िक्र और वक्त की कदर करना पड़ती थी। आई एम सॉरी मिस उर्वा, मैं इस ख्याल से हरगिज़ नहीं किया था, बल्कि आपको सबसे अलग थलग देखता हूँ तो दिल में बेख्तियार एक ख्वाहिश उभरती है कि आप भी सबके साथ हंसे बोलें, सबके साथ मिलकर बैठें, एंजॉय करें और ये उदासी और तन्हाई का हिसार तोड़ दें। प्लीज़ अहमद साहब, मैं इस वक्त किसी भी तवील बहस में नहीं पड़ना चाहती। उसने अहमद अंसारी की बात दरमियान में ही काट कर अपनी बात वाज़ेह की थी, जिसको समझते हुए वो सर हिलाकर खामोशी से पलटकर बाहर निकल गया था, और वो कोई भी बात खुद पर तारी के बिना फ़ौरन सर झटक कर अपने काम में लग गई थी। और शाम 5 बजे ऑफिस से सैलरी लेकर निकली तो भाभी की थमाई हुई लिस्ट देखी थी, जिन पर कुछ दवाइयाँ और कुछ नाइट क्रीम्स थीं जो अपने चेहरे को तरोताज़ा रखने के लिए रात सोने से पहले इस्तेमाल करती थी। इसने घर की सिमत रुख करने के बजाय मार्केट की सिमत रुख किया था। भाभी की मतलूबा अशिया लेने के बाद भाई के लिए फ्रूट लिया, जूस, बिस्किट और चॉकलेट सोनिया के लिए लिए थे। सारा की चप्पल नहीं थी, इसके लिए चप्पल पसंद की, और भाई पसंदीदा डिश बनवाने के लिए कीमा भी बनवा लिया था। जहन में जो ज़रूरी काम थे वो निपटा लिए थे, अलबत्ता बाकी रकम से अभी बिजली, गैस और सोनिया की फ़ीस के बिल भी जमा करवाने थे। इन्हीं का हिसाब किताब करती सारा सामान उठाए वो किसी टैक्सी या रिक्शा के इंतज़ार में सड़क पर आ खड़ी हुई थी। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। शाम का सियाह आंचल मज़ीद सियाह रंग में रंगता जा रहा था, और सूरज का सुनहरी जिस्म उफ़क़ की गोद में छुपकर गहरी नींद लेने का तमन्नाई हो रहा था। और इसकी ये तमन्ना माहौल में अजीब सी अफसरदगी का रस घोल रही थी। उदासी पूरी फ़िज़ा में रची हुई थी। लोग पंछियों की तरह अपने अपने आशियानों को लौट रहे थे। सड़क का कुशादा सीना गाड़ियों के टायरों से धड़क रहा था। हर एक को सबसे पहले आगे निकलने की और अपने घर जाने की जल्दी थी।
कई रंगीन शौक मिजाज रोमांटिक मर्द जाते जाते सिग्नल के करीब खड़े बच्चे से अपनी बीवियों को खुश करने के लिए फूलों के गजरे भी लेते जा रहे थे, और वो बच्चा मुस्कुराते हुए खुशी खुशी फूल बेच रहा था, सिर्फ इस एहसास से कि आज वो भी अच्छी कमाई करके घर जाएगा, इसके घर वालों की ज़रूरत भी पूरी होगी। और इस फूल बेचने वाले बच्चे की खुशी देखकर औरवा के दिल में एक गहरी होक उठी थी और जिस्म का रुआं खड़ा हो गया था। सिर्फ इतनी सी सोच से कि घर वालों की ज़रूरत पूरी करने के लिए इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि अपना आप भी बेच देता है, अपना जिस्म, अपने एहसास और अपने जज्बात भी पैसों में तोल देता है, कभी कभी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए और कभी कभी घर वालों की ज़रूरत पूरी करने के लिए। और वो बच्चा तो महज फूल ही बेच रहा था और वह इस बात को सोचते हुए काँप उठी थी। इसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे, दिल बेइंतहा घबराया था और अपनी गैर होती हालत को संभालती वो करीब रुकने वाली गाड़ी से अचानक डर के पीछे हटी थी। आओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है। आरफीन की भारी आवाज़ काफ़ी करीब से उभरी थी। वो अपनी सोच और मौजूदा माहौल से चौंक कर इसकी सिमत मुतवज्जा हुई थी। वो गाड़ी का शीशा फोल्ड कर रहा था। नो थैंक्स सर, मैं चली जाऊँगी। इसने बैग एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए सख्ती से इनकार कर दिया था। टाइम बहुत हो चुका है और इस स्टॉप पर रश भी बहुत है, तुम्हें देर हो जाएगी। आरफीन ने इसरार किया था। वो चंद लम्हे ही सही इसे अपने पास, अपने करीब देखना चाहता था। आई एम सॉरी सर, मैं आरसी सहारे नहीं अपनाना चाहती। अल्लाह हाफिज़, वो कहकर इस तरफ बढ़ गई थी जिस तरफ से मखसूस हॉर्न देती लोगों से खचाखच भरी बस आ रही थी, और फिर आरफीन के देखते ही देखते वह इस पुरहुजूम बस और धक्कम पील में सवार हो गई थी। आरफीन का खून गुस्से और अजियत के एहसास से जलकर सियाह हो गया था। इसने तिलमिलाकर स्टीयरिंग पर मुक्का दे मारा था। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सब आज़ाद हो गए और मैं कैद में आ गया। बेबसी ने जैसे इसके गुस्से, इसकी सोच को मफलूज कर डाला था। घर आकर हमेशा की तरह वो थके थके से अंदाज में सोफे पर ढह गया था, लेकिन इससे पहले कि वो इस अजियत, इस बेबसी को दिल की दीवारों पर नक्श होता महसूस करता, अचानक करीब ही से हानि के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी और वो सारी थकन और सारी कोफ्त भुलाकर फ़ौरन सीधा हुआ था। अरे नहीं 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 यार, रोना नहीं, शाबाश, नहीं रोना। इसने फ़ौरन कार्ट में सोए हानि को उठा लिया था। वो बेदार होने के बाद रोने का स्टार्ट ले चुका था और इसे चुप करवाना बेहद मुश्किल काम था, मगर आज वो बाप की सूरत देखकर खुद ब खुद ही खामोश हो गया था। 6 माह का हानि आरफीन शराजी के शब रोज़ का मरकज़ था। वो अपने बेटे की ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प पड़ता था। खुद थकन के होने के बावजूद वो इसकी हर चीज़ का ध्यान रखता था। इसकी भरपूर नींद, इसके साफ़ सुथरे कपड़े, इसके फीडर और निपल की सफाई, इसके पैम्पर्स और नेपी वगैरह भी वो मुलाजमा से पूरी तवज्जो से करवाता था ताकि वो किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब ना हो। कभी जो हानि ऑफिस से वापसी पर रोता हुआ मिलता तो फिर आरफीन का सारा गुस्सा सोहेला पर होता था या फिर अपनी माँ राबिया शराजी पर, मगर सोहेला को राबिया शराजी की सपोर्ट हासिल थी, इसलिए वो आरफीन के गुस्से को काफ़ी लाइट लेती थी। इसे हानि की बिल्कुल परवाह नहीं थी। अलबत्ता कभी कभार वह मूड में होती तो फिर खूब प्यार मोहब्बत का मंजर देखने को मिलता। आज तक हानि को बाप की ही मोहब्बत मुयस्सर आई थी। वो 6 माह का मासूम बच्चा माँ के होते हुए भी माँ के वजूद और माँ की मोहब्बत से महरूम था, और इसी चीज़ पर आरफीन का खून पहरों चलता था और अपनी बेबसी पर वो अक्सर भिपड़ भी जाता था, मगर माँ के साथ बदमस्की पैदा करना भी इसे अच्छा नहीं लगता था। वो कई बार अपने आप को इंतहाई कदम उठाने से रोक लेता था। हानि की पैदाइश से पहले वो इतना बेबस नहीं था जितना अब हो गया था, और ना ही इसे इस तरह जलने कुढ़ने की आदत थी जिससे अब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी गुजारा तो करना ही था। अजरा, हानि का फीडर लेकर आओ, इसे भूख लगी है। आरफीन ने मुलाजमा को आवाज़ दी थी। आज बीबी चांद वापस गाँव जा चुकी थी और बाबा चांद भी इनके साथ ही गए थे, लेकिन इनकी आमद अक्सर और बेशतर होती ही रहती थी। पहले बीबी चांद सिर्फ डॉक्टर से चेकअप के लिए शहर आती थी, लेकिन अब वो हानि से मिलने के लिए भी आ जाती थी। सोहेला कहाँ है? अजरा से हानि का फीडर लेकर वह अपनी बेगम के बारे में पूछ रहा था। जी, वो ऊपर बेडरूम में आराम कर रही हैं, अजरा ने आस्तीगी से बताया था। इस वक्त वो घर पे है? इसे हैरत हुई थी। जी, रात को उन्होंने बड़ी बेगम साहिबा के साथ किसी शो में शिरकत के लिए जाना है, इसलिए आराम कर रही हैं। अजरा ने इसके आराम का जवाब भी बयान कर दिया था और वो सर हिलाकर रह गया था, गोया इस वक्त इस घर की बेगमात घर पर ही थी। वो थोड़ी देर बाद हानि को साथ लिए अपने बेडरूम में आ गया था, जहाँ जोएला अपने आरामदायक नाइट ड्रेस में मलबूस ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने हाथों पे क्लिनजिंग मिल्क से मसाज करती नजर आई थी। हाय आरफीन, आप कब आई ऑफिस से?
सोहेला इसे देखकर दूर से ही हाथ हिलाकर चहकी थी। तुम मेरे आने जाने की टाइमिंग से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। आरफीन का लहजा सर्द था। कभी कभी न जाने क्यों आप लेट भी तो हो जाते हैं, इसलिए पूछ रही थी। सोहेला का लहजा अलबत्ता बहुत से मायने लिए हुए था। आरफीन के वजूद में गुस्से की एक तेज़ लहर उमड़ी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, दरवाजे पर दस्तक देकर राबिया शराजी अंदर दाखिल हुई थी। सोहेला बेटा, तुम कितने बजे घर से निकल रही हो? वो जोइला की तरफ मुतवज्जा हुई थी। आरफीन हानि को बेड पर लिटाकर अपने बूटों के तस्मे खोलने लगा था। ठीक 8 बजे निकलूँगी। हॉल में पहुंचते हुए 9 साढ़े 9 बज ही जाएंगे और शो 10 बजे शुरू होगा। वो दोनों आपस में टाइम मुकर्रर कर रही थी और आरफीन इनको इग्नोर किए अपने काम में लगा हुआ था। ओके ठीक है, फिर मैं भी तब तक तैयार हो जाती हूँ, वो कहते हुए मुड़ी और आरफीन को हानि की तरफ मुतवज्जा देखकर ठहर गई थी। बहुत प्यार है तुम्हें अपने बेटे से। इनका अंदाज इस्तेहज़ाया था। वो ज़ब्त कर गया। औलाद जानवरों को भी बहुत प्यारी होती है मामा जान, मैं तो फिर एक इंसान हूँ। इसने पलटकर अपनी माँ को देखा। वो इसकी आंखों में हलकोड़े लेता तंज पासानी देख चुकी थी। लेकिन हद से ज़्यादा प्यार हमेशा बिगाड़ पैदा करता है, चाहे किसी से भी हो। उन्होंने अपनी बेकार सी मुंतक पेश की थी। अगर 6 माह का बच्चा मेरे प्यार से बिगड़ सकता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मेरे प्यार से इसका बिगड़ जाना भी मेरे लिए खुशी का बायस होगा। मैं अपने बेटे को अपने बाप से महरूम नहीं कर सकता। ये वही बच्चा है आरफीन जिसके पैदा होने पर तुम्हें इख्तलाफ था। तुमको इसके जिक्र पर भी एतराज़ होता था। तुम इनकारी थे इससे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अब आप इतनी जान क्यों छिड़कते हो? क्या वजह है इतने प्यार की? उन्होंने जवाबन अपना तंज आजमाया था। इख्तलाफ मुझे इसके वजूद से नहीं, आपकी करतूत। वो कुछ कहते कहते रुक गया था। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी और लब सख्ती से भींच रखे थे। ओह कम ऑन मॉम, आप भी किन बातों में पड़ गई हैं? जल्दी से तैयार हो जाए, मैं अभी आ रही हूँ। सोहेला ने माँ बेटे के बीच आकर बात को संभालने की कोशिश की थी। राबिया शराजी आरफीन के अधूरी बात का जहर पीती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। इस वक्त सचमुच इनके पास झगड़ा फसाद करने का टाइम नहीं था। क्या हो गया आपको? आप भी हर बात पर गुस्सा करने लगे हैं आजकल। प्लीज़ कूल डाउन। सोहेला ने आरफीन का बाजू पकड़कर इसे बेड पर बिठाया था और आरफीन ने नफरत से सोहेला को देखते हुए इसके हाथ से अपना बाजू छुड़वा लिया था। बात उन्होंने शुरू की थी, मैंने नहीं। वो गज़बनाक हुआ था। तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? वो मामा है हमारी, क्या वो हमसे कुछ कह भी नहीं सकती? सोहेला को राबिया शराजी से मोहब्बत का उबाल उठा था। हरगिज़ नहीं, वो मुझसे कुछ भी कहने का हक नहीं रखती। उन्होंने मेरे साथ मेरे जज्बात के साथ जो खेल खेला है, इसके बाद कुछ भी कहने सुनने की गुंजाइश नहीं निकलती। मैं जो कुछ इनके लिए कर चुका हूँ वही बहुत है। मज़ीद कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं जता सकता उनसे। वो माँ नहीं, एक मुफाद परस्त औरत हैं। उन्होंने हमेशा मेरी साथ को कैश किया है, बल्कि उन्होंने तो मेरी औलाद को भी नहीं बख्शा। वो इस वक्त खासा जहर खुंद हो रहा था। सोहेला ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर खामोश होकर अपना दामन बचा लिया था। वो मज़ीद कुछ कहकर इसके गुस्से को हवा नहीं दे सकती थी। टाइम काफ़ी कम था इसके पास और अभी इससे तैयार भी होना था। वो चुपके से उठकर वॉशरूम में घुस गई थी। नेक्स्ट सीन। अब कैसी तबीयत है आपकी? मगरिब की नमाज़ अदा करके वो कमरे से बाहर निकली तो बहरोज़ भाई को सहन में बैठे देखकर करीब आ गई थी। अल्लाह का शुक्र है बेटा, बहुत बेहतर हूँ। तुम सुनाओ, काम ज़्यादा तो नहीं होता? वो बहुत ही पुरशफ़क़त से लहजे में पूछते हुए इसके सर पर हाथ रख चुके थे। नहीं, काम तो रोज़ाना ही मामूल के मुताबिक होता है, और वैसे भी इतने से काम से भला थकन कैसी? और वह इनकी तसल्ली के लिए मुस्कुराई थी, क्योंकि इसे पता था कि वो अक्सर इसके बारे में ही सोचते रहते हैं। इन्हें यही फ़िक्र होती थी कि वो अकेली नाजुक सी लड़की इस घर का बोझ उठाते उठाते थक जाएगी। आजकल के महंगाई के दौर में मर्द घरों का बोझ उठाते हुए हार जाते हैं। वो तो फिर नाजुक अंदाम लड़की थी, जिसका जिस्म भी नाजुक था और जज्बात भी नाजुक थे। बस हौसला और हिम्मत मजबूत थी। बेटा, थकन भी हो ही जाती है। तुम्हारी जो उम्र सहेलियों के साथ हंसी मजाक और खुशगवार ख्वाब देखने की थी, तुमने मेरी बीमारी का इलाज करने और घर का बोझ उठाने में लगा रखी है। अपना आप भुलाकर सबका ख्याल रखती हो। ये सिर्फ तुम्हारा हौसला और हिम्मत है, वरना ऐसा करना इतना आसान नहीं है। मैं जब काम करता था तो वापसी पर इतना थक जाता था कि तुम लोगों के साथ कुछ देर बैठकर ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। बस यही कोशिश होती थी कि थोड़ा आराम कर लूँ, मगर तुम्हें मैंने आज तक ऐसा करते नहीं देखा। तुम सबको इनके हिस्से का टाइम देती हो, चाहे वो सोनिया और उमर हो, चाहे अम्मी जान या फिर मैं खुद। वाज बारीक पीनी से उर्वा की खूबियाँ जांच रहे थे। उर्वा का सर झुक गया था। भाई, मैं दरअसल ये चाहती हूँ कि घर में कोई ये महसूस ना करे कि आप बीमार हैं। मैं सबको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं।
आपकी मौजूदगी, आपकी सेहत, आपकी तसल्ली मेरे लिए बहुत अहम है। मैं उनका हाथ थामते हुए कुछ रूहानी सी हो गई थी। बेटा, मैं मर भी जाऊँ तो तुम्हारा ये एहसान नहीं उतार सकता। वो मशकूर होने लगे थे। भाई प्लीज़, आप ऐसा कहकर मुझे मेरी ही नज़रों में बेकदर और बेवकूफ़ क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी नज़रों में मेरी कोई अहमियत है तो इस एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ख़त्म ना क्या करें। और मैंने कोई पहाड़ नहीं खोदा जिस पर आप हमेशा शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा कर देते हैं। और वैसे भी ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। मेरा भी इतना ही हक बनता है जितना कि आपका था। उर्वा ने इनके हाथों पर हाथ रखे हुए थे और इन्हें भरपूर तसल्ली दे रही थी। बेशक हज़ारों लड़कियां हैं, मगर बेटा मेरे लिए तो तुम अकेले ही हो ना, जिसने मेरे लिए इतनी जिद्दोजहद की है, इतनी कुर्बानी दी है। कुर्बानी? उर्वा ने बुरी तरह चौंक कर बहरोज़ भाई को देखा था, जिनके चेहरे पर उर्वा के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी और ऐसा कोई तासुर नहीं था जिससे वो लफ्ज़ कुर्बानी का मतलब अखज़ करती। अपनी आँखों की नींदें, अपने ख्वाब, अपना आराम, अपना सुख चैन, अपने आप की परवाह सब कुछ छोड़ देना, वो भी किसी अपने की खातिर। कुर्बानी ही तो है बेटा, और इससे बड़ी कुर्बानी और क्या होगी भला? बहरोज़ भाई बहुत पसमर्दा से हो रहे थे। आपको क्या पता भाई, मैंने कुर्बानी की कौन सी हद पार की है, मैंने किस क़यामत की कुर्बानी दी है, आपको क्या खबर? ये सोच, ये एहसास जहन में आते ही उर्वा की आंखों में धुंध उतर आई थी और दिल बैठे बैठे तपती रेत पर जा गिरा था। खून की जगह रगों में असियत बहने लगी थी। इससे अब वहाँ बैठना दुश्वार हो गया था। सारा, इधर आओ, भाई के पास बैठो, मेरा शायद फ़ोन बज रहा है। और वह फ़ौरन वहाँ से उठ गई थी। इसके दिल में होक उठ रही थी, दिल बुरी तरह तड़प रहा था। आपको क्या खबर मेरे भाई, मैं आपकी ज़िंदगी के एवज़ अपनी रूह, अपना जिस्म तक बेच चुकी हूँ। जिंदा लाश का चलता फिरता सबूत हूँ मैं। मेरा सीना बगैर दिल के धड़क रहा है, मेरी सांसें बगैर ऑक्सीजन के चल रही हैं, मेरी आंखों का नूर बिक चुका है और मैं फिर भी जिंदा लोगों में शुमार होती हूँ, फिर भी जी रही हूँ। मेरी ज़ात न जाने किस मोड़ पर खो गई है, मुझसे मेरा अपना आप बहुत बहुत पीछे रह गया है। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट के रो पड़ी थी। इसके अंदर कुछ तड़प रहा था, कुछ जल रहा था। प्यासे सहराओं की तिश्नगी इसकी ज़ात के आंगन में बिखर चुकी थी। वह अपनी तरफ, अपनी जलन, अपनी तशना लबी का इजहार करने से कासिर थी, बेबस थी। अपना दुखों से तार तार आंचल किसी को नहीं दिखा सकती थी, किसी के सामने अपनी किस्मत का रोना नहीं रो सकती थी। वह ऐसी अजियत के जाल में जकड़ी थी जहाँ से रिहाई का कोई इम्कान ही नहीं था, और वह इस जाल में तन्हा बेबसी से फड़फड़ाती रह जाती थी। सबसे छुप के रोती थी और साथ ये भी कोशिश करती थी कि कोई भी इसके आंसू ना देख पाए। अगर कोई हमदर्दी से रोने की वजह पूछ लेता तो यकीनन वो खुद पर ज़ब्त का पहरा नहीं बिठा सकती थी। अब भी वो अकेली रो रही थी और बेतहाशा रो रही थी। नेक्स्ट सीन। खाने के लिए खुश्क दूध के डब्बे, पैम्पर्स, नए फीडर, नए कपड़े, टिश्यूज़ के बंडल और बच्चों की ज़रूरत की और भी दीगर अशिया वगैरह लेकर वह स्टोर से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, जब कदम ठटक के रह गए थे। कॉटन के सादा से लाइट पिंक कलर के सूट में मलबूस अपने ध्यान में वो किसी का बाजू थामे बराबर वाले हॉस्पिटल से निकल रही थी। इसने ज़रा गौर से पहचानने की कोशिश की तो फ़ौरन जान गया कि वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। इसने करीब जाकर सलाम किया था और इसकी आवाज़ पर उर्वा के कदम ठटक गए थे। आरफीन शराजी इसके रूबरू खड़ा था, लेकिन सलाम वो इसकी अम्मी को कर रहा था। अरे शराजी साहब, कैसे हैं आप? उर्वा की अम्मी भी इसे पहचान गई थी। सलाम का जवाब देने के बाद इसका हाल अहवाल पूछने लगी। इतनी अपनायत भी दे रही हैं और साथ एक फ़ासला भी रख रही हैं, मैं क्या समझूं इसको? आरफीन ने उचकती नज़र से उर्वा के चेहरे पर फैली नागवारी पल में भांप ली थी। आपका क्या मतलब है बेटा? अम्मी ने नासमझी से इस्तफसार किया था। मेरा मतलब बहुत वाज़ेह है। आप पहले भी एक मुलाकात में मुझे बेटा कह चुकी हैं, अब भी बेटा कह रही हैं। जबकि जहाँ तक मेरा ख्याल है, माओं के लिए बेटे आप नहीं हुआ करते, और ना ही माएँ शराजी साहब कहकर बुलाती हैं। माओं के लिए बेटे सिर्फ बेटे होते हैं। आरफीन की वजाहत पर उर्वा की अम्मी हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत से इसे देख रही थी, लेकिन उर्वा की पेशानी पर शिकनों का इजाफा हो गया था। इससे आरफीन शराजी का ये लगाव, ये उनसियत बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। इसे कोफ्त होने लगी थी। अम्मी चलें? इसने अपने आप को नॉर्मल करते हुए पूछा था। आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आरफीन ने अम्मी को पेशकश की थी। नहीं, हम चले जाएंगे, आप परेशान ना हो। उर्वा ने इसे इनकार कर दिया था, हालांकि वो अम्मी को मुखातिब कर रहा था। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? माँ जी आप ठहरें, मैं गाड़ी निकालता हूँ। आरफीन इनको मज़ीद इनकार का मौका दिए बिना फ़ौरन पलट गया था, लेकिन अम्मी और उर्वा की निगाहें बेक वक्त आरफीन के हाथों में पकड़े बैग से टकराईं।
जिनमें बचकाना इस्तेमाल और ज़रूरियात की चीज़ें थीं, जिनके बारे में अम्मी ने गाड़ी में बैठते ही इस्तफसार कर दिया था। ये चीज़ें किसके लिए हैं बेटा? कहीं चोरी छुपे बाप तो नहीं बन बैठे और हमें बताया भी नहीं? इनका सवाल उर्वा के दिल पे और आरफीन के एसाब पे एक बर्छी से चला गया था। मैं उनको जवाब देने के लिए अल्फाज तलाशता रह गया था। दरहकीकत वो उर्वा के सामने इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत अपने अंदर मुश्तमा नहीं कर पा रहा था। अरे बेटा, कहाँ खो गए हो? जी कहीं नहीं, आपको शायद पता नहीं चला। 6 माह पहले अल्लाह ताला ने हमें बेटा दिया था। अब तो माशाल्लाह 7 माह का होने वाला है। इसकी शॉपिंग और ज़रूरत की चंद चीज़ें लेने के लिए आया हुआ था। हर संडे को इसी के साथ बिजी रहता हूँ। आरफीन ने बहुत हिम्मत करके कह ही डाला था और खिड़की से बाहर देखती उर्वा के चेहरे पे गहरे कर्व का साया लहरा के गुजर गया था, जो अम्मी से तो पोशीदा ही रहा मगर बैकव्यू मिरर से देखते आरफीन से मख्फी नहीं रह सका था। अच्छा बेटा, ये तो अल्लाह ने बड़ा ही करम किया है आप लोगों पे। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। मुझे तो सचमुच पता ही नहीं चला और इस पगली उर्वा ने भी नहीं बताया, वरना मैं मिठाई लेकर ज़रूर आती। आप लोगों के बहुत एहसान है हम पर, ख़ास तौर पर जोयला बीबी और राबिया बहन के। अम्मी और आरफीन की बातें उर्वा को बेहद नागवार गुजर रही थी और फिर आरफीन मौजू बदलने की खातिर अम्मी की तबीयत और बहरोज़ भाई के मुतालिक बातें करने लगा। अपने घर के करीब आकर गाड़ी से उतरते हुए उर्वा ने गहरी नज़रों से आरफीन शराजी के बेटे के शॉपिंग बैग्स देखे थे। इसकी नज़रों का ज़ख्मीपन वो बासानी महसूस कर चुका था। जब ही अल्लाह हाफ़िज़ कहते ही फ़ौरन गाड़ी रिवर्स करके पलट के चला गया था। नेक्स्ट सीन। ऑफिस से वापसी पे घर में कदम रखा तो खिलाफ मामूल खासी चहल पहल का एहसास हुआ था और फिर बरामदे में खेलते सोने और गुड्डू को देखकर इस चहल पहल की वजह भी समझ में आ गई थी, यानी युसरा आपी तशरीफ़ लाई हुई थी। और वह अपने और सारा के मुश्तरका कमरे में गई। बैग रखा, चादर उतार कर दुपट्टा ओढ़ा और फिर सादा चप्पल पहनते हुए बहरोज़ भाई के कमरे में आ गई, जहाँ युसरा आपी अपने 2 बच्चों के साथ मौजूद थी। इनका तीसरा बच्चा गुड्डू बाहर खेल रहा था। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं? और वह बहुत अरसे बाद बहन से मिल रही थी। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ गुड़िया, कैसी हो? युसरा आपी उठकर उर्वा से गले मिली थी। मैं भी ठीक हूँ। अजीम भाई कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? वो युसरा के शौहर का पूछ रही थी। वहीं छोड़ने आए थे, दोपहर का खाना भी यहीं खा कर गए हैं। तुम्हारा भी पूछ रहे थे अम्मी से, युसरा ने मुस्कुरा कर बताया था। लेकिन इतनी जल्दी क्यों चले गए? वो भी आज रात रुक जाते। उन्होंने किसी ज़रूरी काम से लाहौर जाना था, इसलिए जल्दी चले गए। परसों आ जाएंगे। तुम सुनाओ, बहुत कमज़ोर और थकी हुई लग रही हो। युसरा आपी ने इसका हाथ थामते हुए बहुत मोहब्बत से पूछा था। उर्वा बेसाख्ता चुप सी हो गई थी कि मेरे चेहरे, मेरे वजूद पर ना जाने कैसी थकन है जो हर एक को पहली नज़र में ही नज़र आ जाती है, और वह इस थकन को बावजूद कोशिश के छुपा नहीं पा रही थी और नहीं लफ्ज़ों में बयान कर पा रही थी। जामद चुप और गहरी तन्हाई के आलम में वो अपनी ही ज़ात की गुलाम गर्दिशों में चकरा रही थी, जहाँ से इसका हाथ थाम कर इसे इस कैफियत से निकालने वाला कोई भी नहीं था। इशा की नमाज के बाद वो अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि वो भी इसके पास ही आ बैठी। सारा अपने नोट्स वगैरह बनाने में मसरूफ़ थी और अम्मी, भाई और भाभी के कमरे में बैठी हुई थी। इनकी ये रूटीन तब से चली आ रही थी जब से बहरोज़ भाई बीमार हुए थे। वो रात को कुछ देर इनके पास ज़रूर बैठती थी। और वाह, तुम जानती हो मुझे आज बहरोज़ भाई ने क्यों बुलाया है? उन्होंने हल्की सी तमहीद बांधी। क्यों, खैरियत है? और वाह को परेशानी हुई थी। हाँ, खैरियत ही है। दरअसल वो चाहते हैं कि तुम अब अपने घर की हो जाओ, क्योंकि शादी के लिए यही उम्र मौजू होती है। युसरा आपी ने इसके इस्तफसार पर मज़ीद कोई तमहीद बांधे बगैर सीधी सीधी बात कह डाली थी और इनकी बात पर उर्वा एकदम सन्नाटे में आ गई थी। इसके कानों में साएं साएं होने लगी थी। दिलो दिमाग एकदम मुंह के बल गिरे थे और रगों में दौड़ते लहू की रफ्तार एक झटके से रुकी और नब्ज़ बेदम होकर रह गई। शादी? वो ज़रा लब बड़बड़ाई थी। ये लफ्ज़ इसे बिच्छू की तरह जहरीला लगा था। हाँ, बहरोज़ भाई कहते हैं कि अब वो पहले से बेहतर हैं और 1-2 लोगों को काम के लिए भी कह चुके हैं। यकीनन इनको काम मिल जाएगा। तब तक तुम्हारी बात तय हो जाएगी और बाद में शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। लेकिन अभी तक तो वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए, इतनी जल्दी काम कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी जब इतना मुश्किल ज़माना हम गुजार चुके हैं, थोड़ा वक्त और सही, यकीनन अल्लाह बेहतर हल निकालेगा। इतना अरसा इलाज करवाने और एहतियात करने के बाद अब हम एंड में आकर इसे जल्दबाजी क्यों करें? हमारी ज़िंदगी के सब कामों से ज़्यादा भाई की ज़िंदगी और सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है युसरा आपी। और वह बात करते हुए वह मुश्किल अपने एहसाब कंट्रोल कर पाई थी, वरना दिलो दिमाग की संगत बहुत बेरब्त हो रही थी। तुम्हारी परेशानी भी बिल्कुल बचा है उर्वा, लेकिन बहरोज़ भाई भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आजकल के दौर में अच्छे प्रपोजल कब मिलते हैं? और वैसे भी जरार तुम्हें पसंद करता है। क्या?
जरार का नाम सुनकर वो हैरत से भौंच कर रह गई थी। हाँ, ये प्रपोज़ल जरार और भाभी की मर्ज़ी से आया है। वो भी चाहती हैं कि तुम जरार की दुल्हन बनो, और किसी न किसी हद तक अम्मी और बहरोज़ भाई भी इस रिश्ते पर खुश हैं। लेकिन इसके बावजूद फैसले का इख्तियार तुम्हारे हाथ में है। वो तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहते, मगर फिर भी मैं चाहूँगी कि तुम इस नहज पर सोचते हुए समझदारी से काम लो, क्योंकि आज जो अच्छे प्रपोज़ल तुम्हारे न चाहने के बावजूद आ रहे हैं, कल को वक्त हाथों से फिसल गया तो यही प्रपोज़ल तुम्हारे चाहने पर भी नहीं आएंगे। युसरा आप ही अपने बड़ेपन का पूरा सबूत दे रही थी, और वो ज़िंदगी के बेबस मुकाम पर खड़ी अपने दिमाग को माऊफ होता महसूस कर रही थी। युसरा आप ही फैसले की डोर इसके हाथ में थमा कर जा चुकी थी, और वह एक नए इम्तहान के लिए अपनी हिम्मतें मुज्तमा करने लगी थी। इसने अपना आप आंसुओं के हाथों में सौंप दिया था। इसे यूँ लग रहा था कि अब ज़िंदगी का दायरा इस पर मज़ीद तंग होता जा रहा है। अब इसके सामने पुलसिरात है, और वह पहले ही कदम पर झटका खा के आग और अज़ियत के गहरे कुएं में जा गिरेगी। और सचमुच वो रात भर अपने आप को इसी कुएं में तड़पते हुए देखती रही, जहाँ कोई भी इसके काम नहीं आ सकता था, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे अमाल का वजूद काम आ सकता था। लेकिन अच्छे अमाल के लिए वह अपने गुज़िश्ता हालात पर निगाह दौड़ाती तो यकीनन सहम जाती। दिलो दिमाग पे खौफ से तारी हो जाता था, और अपने आप को मज़ीद सज़ा देने के लिए तैयार करने का सोचती, एक ऐसे गुनाह के लिए जो इसने करके भी नहीं किया था, और शायद यही करके न करने का दुख ही इसको रात रात भर रुलाता था। वह इतनी बाहिम्मत बहादुर लड़की अपने माजी के समंदर में उतरती तो बेहद कमज़ोर पड़ जाती थी। वो खिज़ा रसीदा पत्ते की मानंद हो जाती थी। इसे फिर कुछ याद नहीं रहता था। आज भी ऐसा ही हुआ था। इसकी सोच और माजी का हाथ फजर के अज़ान के वक्त छूटा था। मौज़िन की आवाज़ पर। नेक्स्ट सीन। रोई रोई सुर्ख आँखें, सपाट चेहरा, सर्द अंदाज और हरकतें बहुत नपी तुली सी थी, जो किसी संगीन तूफ़ान का पेश कीमा लग रही थी। ऑफिस में मीटिंग होने की वजह से आरफीन इस तूफ़ान का ठीक से अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था। 1.5-2 घंटे मीटिंग में गुजर गए थे। इसके बाद इसकी किसी से मुलाकात की अपॉइंटमेंट थी। फिर लंच टाइम में भी मौका नहीं मिल सका था, मगर अंतर ही अंतर इसका इज़्तिराब और बेचैनी बढ़ती रही थी। शाम 5 बजे के करीब जब वो सबसे आखिरी फ़ाइल की तफसीलात लेकर रूम में आई तो आरफीन एक सेकंड की भी ताख़ीर किए बिना अपनी चेयर धकेल कर उठ गया था, और उर्वा से पहले वह उसके करीब आ खड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी वो फ़ाइल खोलकर इसे काम की डिटेल बताने लगी थी। रशीद साहब का कहना है कि कल आप साइट पर काम करेंगे और तमाम मज़दूरों के साथ आपको एक मीटिंग रखना होगी, क्योंकि काम जैसा पहले हो रहा था चंद दिनों से वैसा काम नहीं हो रहा है। और ये आफरीदी ब्रदर्स की मार्केट का नक्शा तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें प्लीज़ उर्वा, मैं सब नहीं सुनना चाहता। मुझे वो बताओ जो तुम्हारे अंदर जहर घोल रहा है, जिसकी असलियत तुम्हारे चेहरे पर तहरीर है। इसने झुंझला कर कहते हुए फ़ाइल इसके हाथ से लेकर दूर उछाल दी थी। उर्वा का सर झुक गया था। वो 2 कदम पीछे हटते हुए गहरी सांस लेकर रह गई थी। इसने शायद अपने और आरफीन के दरमियान फासला रखना चाहा था, लेकिन आरफीन ने दोनों हाथों से इसे कंधों से थाम लिया था, और इसके इतने मजबूत शिकंजे के बायस वो अपनी जगह से मज़ीद हिलने के काबिल नहीं रही थी। उर्वा, मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे कोई दर्जा देकर या फिर अहम जानकर अपना मसला शेयर करो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे एक इंसान होने के नाते और इंसानियत के तहत ही सही, प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम बताओ, अपना मसला शेयर करो। क्यों खुद पर इतने कड़े खोल चढ़ा रही हो? क्यों तन्हा अज़ाब झेल रही हो? इसने उर्वा को सख्ती से झंझोर डाला था, और वो खुद पर ज़ब्त के पहरे बिठाते बिठाते अपने ज़ब्त के तमाम बंध तोड़ बैठी थी। और ये इसकी बेबसी की इंतहा थी कि वो अगले पल आरफीन शराजी के सीने से लगी तरप तरप कर रो रही थी, और इसकी इस बेबस और बेखुद हरकत पर आरफीन और भी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि इसे पता था कि उर्वा हयात किसी छोटी सी बात पर इस कदर हौसला हारने वाली नहीं। मसला यकीनन इसके इख्तियार से बाहर था। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। वो दोनों खामोश थे, मगर इन दोनों की कैफियत बोल रही थी। उर्वा के आंसू बोल रहे थे, अपना दुख, अपनी बेबसी सुना रहे थे, और आरफीन का दिल बोल रहा था। वो सीने से लगी उर्वा को चुप करा रहा था, और इसके आंसू अपने अंदर जज्ब कर रहा था। दोनों की तसल्ली लेने और देने का अंदाज बेजुबान था, मगर फिर भी बोल रहा था। उर्वा की हिचकियों से लरसते जिस्म और एक रवानी से बहते आंसुओं में बहुत शिद्दत थी, और कुछ ऐसी शिद्दत थी कि आरफीन इसे रोक नहीं पाया था। जब वो बहुत ज़्यादा रो चुकी तो काफ़ी देर बाद इसके गिर्द अपना बाजू हिमायल करते हुए इसे नरमे से चुप कराने की कोशिश की थी। किसी ने कुछ कहा है? बेहद मध्यम और भारी आवाज़ से पूछा गया था। बहरोज़ भाई मेरी शादी करना चाहते हैं। हिचकियों के दरमियान इसने आरफीन शराजी पर बम फोड़ दिया था। मैं शादी के नाम से भी नफ़रत करती हूँ। मैं कभी शादी नहीं करूँगी।
मैं खुदकुशी कर लूँगी मगर शादी नहीं। वो फिर से बेरब्त अल्फाज में बोलते बोलते रो पड़ी थी और आरफीन बुरी तरह चकरा गया था। वो बड़ी मुश्किल से अपने एहसाब ठिकाने पर लाया था। प्लीज़ उर्वा, कंट्रोल योरसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ हल सोचता हूँ। प्लीज़ तुम इस तरह मत रो। इसने अपने सीने में मुंह छुपाए रोते हुए उर्वा को अपने मजबूत बाजुओं की हल्के का एहसास दिलाते हुए जैसे अपनी ज़ात की मजबूती का यकीन दिया था। लेकिन उर्वा के साथ जो कुछ हो चुका था, इसके होते हुए वो अच्छे की उम्मीद कभी नहीं कर सकती थी। इस पर आज तक जो भी मुश्किल वक्त आया था, इसे झेलना पड़ा था। वो मुश्किल वक्त कभी टला नहीं था और इस बार भी इसे यकीन था कि वह इस मुश्किल के गर्दाब में ज़रूर फंसाई जाएगी। मिस्टर आरफीन शिराजी, आप ये बात जानते हैं कि मैं कभी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं कभी शादी का जिक्र भी नहीं सुनना चाहती। इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर डालूं। वो आरफीन शिराजी की शर्ट दोनों मुट्ठियों में दबोचे बेहद जज्बाती हो रही थी और आरफीन इसके शाने सहलाते इसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही वह इसकी पुरहिद्दत लम्स से चौंकी, इसे करंट छू गया था। वो यकदम एक झटके से इसके सीने से अलग हुई थी। और वाह, आरफीन को इसकी ऐसी बेमुरवती से काफ़ी तकलीफ़ हुई थी। इसने हाथ बढ़ाकर उर्वा को खुद से करीब करना चाहा था, लेकिन इससे पहले कि वो इसे अपने करीब करता, अचानक ऑफिस रूम का दरवाज़ा एक धमाके से खुल गया था। वो दोनों चौंक गए थे। सामने दहलीज पर खड़ी जोइला शिराजी काफ़ी खशमगीन नज़रों से देख रही थी और दोनों को बेक वक्त अपने गज़ब से राख कर देना चाहती थी।